तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, ज्ञानशाला स्वस्थ मनोरंजन का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद किताब पढ़ते हैं और साथ में ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं। आप पेरेंट्स को क्या ऐसे एडवाइस करना चाहेंगे कि पेरेंट्स बच्चों के लिए बुक्स को अट्रैक्टिव बनाएं, ना कि मोबाइल को? हमें बच्चों के हिसाब से अपने जो है माहौल को बनाना है। मेरा देहरादून में जो पेरेंट्स हैं और फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये स्पेशल संदेश है कि वो बच्चों में रीडिंग की आदत को इनकलकेट करें, बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकालें और साथ साथ में जहाँ मौका मिले बच्चों को प्रकृति के बारे में बताएं और पेड़ लगाएं और देहरादून को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। देहरादून में बचपन से ही हमने पहाड़, नदियाँ और कहानियों के बीच में अपना जीवन बिताया है। अपना सारा बचपना हमने ऐसे नहीं गुजारा है। बट आज का सीन कुछ और है, कुछ सिनेरियो ही अलग है। आजकल हर छोटे बच्चे अपनी सिलेबस में, स्कूलिंग में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि शायद उनको ये नेचर, ये टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। तो इसी के लिए, इसी चीज़ को समाधान करने के लिए, है ना, इस चीज़ को हेल्प आउट करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं मिस्टर राजीव मगन सर, जिन्होंने एक लाइब्रेरी की शुरुआत करी है, अ मोहल्ला लाइब्रेरी ज्ञानशाला। तो जानते हैं उनसे इस ज्ञानशाला के बारे में। पर वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें यार। चलो, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव मगन ठाकुर है और मैं देहरादून शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 30 सालों से मैं एजुकेशन और लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ। अपने करियर की शुरुआत में पहले 10 साल मैंने कंप्यूटर क्लासेस चलाया और उसके बाद अगले 10 साल मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया, जिसमें से कि एक्सेंचर, टेक महिंद्रा में मैंने काम किया। और जो लास्ट 10 इयर्स है वो मैंने देहरादून में आके एक सेंटर स्टार्ट किया है जिसका नाम है ज्ञानशाला, जो कि एक मोहल्ला लाइब्रेरी की तरह से अब काम करता है। और इसमें हम बच्चों को ट्यूशन्स भी देते हैं। इसमें बच्चों के लिए किताबें पढ़ने की अच्छी सुविधा है और साथ साथ में उनके ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो मैं इसी के बारे में आज बात करूंगा आपसे। तो सर हमें बताओ कि आपका बचपन कैसे रहा है बुक्स एंड, क्योंकि आपको रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा है, तो आप बता भी रहे थे, हमारे से शेयर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो आप बताएं आपका बचपन कैसे रहा है, बुक्स एंड रीडिंग को आपने कैसे देखा है बचपन से? मैं बहुत खुशनसीब था कि मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी। अच्छा। और बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी थी। वहाँ नए नए कॉमिक्स, मैगज़ीन्स, नॉवेल्स आते थे और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के बाद। और वहाँ जाके मैं कॉमिक्स पढ़ता था, मैं किताबें पढ़ता था। और उसमें से मुझे याद है कि एक कॉमिक था जिसका नाम था मैंड्रेक, जो कि मेरा पसंदीदा था। और उसमें जो मैंड्रेक कैरेक्टर है वो एक जादूगर था और जब भी कोई दुश्मन उसके सामने पिस्तौल तान देता तो वो उस पिस्तौल को कभी सांप, कभी बर्फ़ या कभी उसे कांटेदार कोई चीज़ में बदल देता। अच्छा। ऑटोमेटिक दुश्मन के हाथ से वो पिस्तौल निकल जाता। ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते फिर मैं थोड़ी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगा। तो उस टाइम पे मैंने कुछ साल पहले रीडर डाइजेस्ट पढ़ी थी और मुझे रीडर डाइजेस्ट पढ़ने का शौक़ था। तो फिर मैं मुंबई जाता था, जो कि लगभग जहाँ मैं रहता था कल्याण ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर। तो मैं वहाँ जाता था और वहाँ पे जो स्ट्रीट बुक स्टोर्स हैं वहाँ जाके मैं रीडर डाइजेस्ट सस्ते में ख़रीदता था और फिर मैं उनको पढ़ता था। तो मुझे याद है कि अगले 1 साल में लगभग मैंने 200 रीडर डाइजेस्ट पढ़ डाली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। तो उससे फिर एक चीज़ ये हुआ कि मैं जहाँ नौकरी की लाइन में खड़ा होता था उसके बाद सीधा मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ इस रीडिंग हैबिट का, जिसने मुझे सीधा अपने करियर की शुरुआत में सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। नहीं, रीडिंग करना तो अपने आप में बहुत पावरफुल है सर, सही कह रहे हैं आप। तो सर आपको ये लाइब्रेरी स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? हाँ, आइडिया तो हाँ, मुझे ना इसकी ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा। मैं बच्चों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन का केंद्र खोलना चाहता था, क्योंकि मैं आज के बच्चों को देख रहा था, उनका ज़्यादातर समय मोबाइल पे बीत रहा था, जिससे कि उनमें कई बैड हैबिट्स हो रही थी, जैसे चिड़चिड़ापन, आलस्य और दुर्व्यवहार करना। तो मेरे लिए आसान ये होते जा रहा था और मैं चाहता था कि बच्चे आज इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़े, उनसे सीखे और उनसे मनोरंजन भी करे। सर देहरादून में जैसे आपने स्टार्ट करा तो आपने क्या स्टार्टिंग में चैलेंजेस फेस करने
मिले थे आपको, मतलब क्या देखने को मिला आपको? चैलेंजेस तो काफ़ी आए। जैसे जब मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट किया तो कुछ साल बाद मैंने देखा कि जो रिस्पांस आना चाहिए तो वो नहीं आ रहा है। तब फिर मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और तब मैंने देखा कि आज बच्चों के पास बिल्कुल भी स्कूल के टेक्स्ट बुक के अलावा पढ़ने का टाइम ही नहीं है। उनके रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ उन्हें होमवर्क रहता है और फिर पीरियोडिकली उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस दौरान थोड़ा भी वक्त निकाल के दूसरी किताबें पढ़ना, ये समय ही नहीं था बच्चों के पास। अगर आप भी देखेंगे तो नुकसान उन्हीं का हो रहा था, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनकी भाषा कमज़ोर थी। और भाषा कमज़ोर तभी होती है जब बच्चा किताबें नहीं पढ़ता। आप सिर्फ स्कूल के टेक्स्ट बुक से आपकी भाषा अच्छी नहीं होगी, आपको थोड़ी अलग किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा ट्यूशन सेंटर आगे बढ़ा और बच्चे बढ़ने लगे, तब मैं माँ बाप को समझाया कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और थोड़ा बच्चों को किताबें पढ़ने का भी मौका दीजिए। और इस तरह से जब माँ बाप को इसके इफ़ेक्ट्स थोड़े टाइम बाद जब पता चले, तब फिर धीरे धीरे अब मेरे पास बच्चे आते हैं, वो सिर्फ रीडिंग करने भी आते हैं, वो सिर्फ बुक्स पढ़ने आते हैं। तो इस तरह से जो चैलेंजेस हैं वो मैंने सीखा उससे काफ़ी कुछ। और आज जो है हमारे क्लास की अच्छी स्ट्रेंथ है। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ सबको, आप सभी को, बुक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल की बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि बच्चों में एक क्रिएटिव माइंड खुले, रीडिंग हैबिट खुले, ताकि वो अपने स्तर से, अपने आप से जो उनको पसंद है वो चीज़ पढ़ें और उसके बारे में समझें। तो सर जैसे आज की डेट में आपके पास बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे क्या एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मेरे पास ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं। ओके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सब हिंदी मीडियम को छोड़ के इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट ये हकीकत है। तो मैंने इंग्लिश पर फिर ज़्यादा काम किया और ये मैंने देखा कि जो बच्चे हैं उनको जो पाठ्यक्रम है, खास करके साइंस सब्जेक्ट है, वो बहुत मुश्किल लगता है। जब इसका कारण समझ में आया कि इनकी जो इंग्लिश है, इनकी वोकैबुलरी है, बहुत ही कमज़ोर है। और इसका एक ही कारण है कि वे पर्याप्त मात्रा में दूसरी किताबें नहीं पढ़ते। तब फिर मैंने धीरे धीरे उनको बेहतरीन किताबें लाकर देनी शुरू की। मैंने एक समय बनाया जिसमें कि आधा घंटा वो रीडिंग करेंगे और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जिसमें कॉमिक्स हैं, एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं और स्टोरी बुक्स हैं। और धीरे धीरे जब बच्चों में ये हैबिट बनी, तब मैंने देखा कि कुछ साल बाद जो बच्चे जिन्होंने लगातार रीडिंग की है, उनकी जो भाषा है उसमें आश्चर्यजनक उसमें वृद्धि हुई। बहुत अच्छी बात है सर। अगर बच्चों का आपको ये फीडबैक आ रहा है, आपको दिख रहा है कि अगर बच्चे कर रहे हैं चीज़, तो जब तक रिजल्ट ना आया फिर वो नहीं ना, रिजल्ट आ रहा है तो तभी अच्छी बात है। खुद को भी इंसान को खुशी होती है कि रिजल्ट आ रहा है मेरे काम पे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज ऐसा परिस्थिति आ चुकी है कि वो बच्चे को ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज उनकी भाषा इतनी मजबूत हो चुकी है। जी। वो सैकड़ों किताबें पढ़ चुके हैं, तो उन्हें अब इंग्लिश हो या हिंदी हो या साइंस हो, बहुत आसान लगता है। मतलब वो और वो बहुत चाव से भी पढ़ते हैं। मतलब वो अब खुद से भी पढ़ पा रहे हैं, मतलब अपने आप से उनका इंटरेस्ट है। ये नहीं कि भाई मार के हमें पढ़ाओ ट्यूशन में हैं, वरना वो खुद भी लर्न कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। वही रैट रेस से हट के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका क्रेडिट मैं दूंगा आज के जो बुक्स है उनकी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि आज की जो बुक्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि बच्चा जो है जब पिक्चर्स को देखता है तो उसे जो पार्ट है वो पिक्चर की थ्रू समझ में आ जाता है। राइट। तो ये जो ऐसी किताबें थी आज से 10-20 साल पहले नहीं थी। हमारे ज़माने में ऐसी किताबें नहीं हुआ करती थी। हमको तो बस एक बुक दे दिया जाता था और उसे कहा जाता था रटो। लेकिन आज इतना एडवांसमेंट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सबको इसका फ़ायदा, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर लेना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। पेरेंट्स की बात आई है, देखो आज अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई कि रीडिंग हैबिट क्यों ज़रूरी है ना। रीडिंग कितना अच्छा होता है हम सबके लिए, है ना, क्योंकि स्क्रीन हैवी टाइम हो गया है आजकल, मोबाइल फ़ोन पे ही सब लोग लगे हुए हैं। आप पेरेंट्स को क्या ऐसे एडवाइस करना चाहेंगे कि पेरेंट्स बच्चों के लिए बुक्स को अट्रैक्टिव बनाएं, ना कि मोबाइल को? देखिए, जो मेरा अपना अनुभव है तो उसमें बच्चे जो हैं बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं। बच्चे तो कोरा कागज़ है एक तरह से, और ख़ास करके छोटे बच्चे। एग्जैक्टली। आप उनके सामने जो भी उदाहरण पेश करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो बच्चे को जो नाजुक मन है उस पर हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें थोप देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों के हिसाब से अपने जो है माहौल को बनाना है। और इसके लिए हमें, अगर आप चाहते हैं कि वे स्वस्थ मनोरंजन का इस्तेमाल करें और किताबें पढ़ने में शौक़ बढ़ाएं, तो हमको रोज़ एक आधा से पौना घंटा एक समय हमको बनाना है,
जिसमें हमें उन्हें अच्छे से अच्छी किताबें बुक स्टोर से लाकर देनी है और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है। और अगर हो सके तो हम उनके साथ में बैठ के भी रीडिंग कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर वो साथ में पेरेंट्स बच्चे के साथ पढ़े ना, तो ज़्यादा बेटर लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चा उसको इमिटेट करता है, मतलब बच्चा उसको ही दोहराता है, डुप्लीकेसी करता है कि मेरे मम्मी parents पापा क्या कर रहे हैं, Right. पेरेंट्स कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूँ, मैं भी रीडिंग करूँ जब मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। तो आज की डेट में वैसे ये भी देखने को मिलता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो भी रीडिंग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो खुद फोन्स में लगे हुए हैं। तो वो खुद फोन्स में लगे हैं। पेरेंट्स के लिए भी यही चीज़ है कि आप पहले अपना भी ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। प्लस अगर आप देहरादून के आसपास हैं, ज्ञानशाला के आसपास रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ भी भेज सकते हैं। वो ज्ञानशाला में आगे ये सब चीज़ खुद सीख जाएगा। ज्ञानशाला वैसे कहाँ पे आप पढ़ता है सर आपका? ज्ञानशाला ये दिलाराम है, फेमस जगह है देहरादून की। हाँ जी, हाँ जी। घंटाघर से कुछ 2 किलोमीटर दूर। जी जी। तो वहाँ पे बगल में एक हाथी बड़कला है। जी बिल्कुल। तो ये हाथी बड़कला में सूर्य ज्वेलर के बगल में है। ओके। तो अगर और नियर बाय हो आप लोग तो अपने बच्चों को भेज सकते हो, क्रिएटिव माइंड ही खुलेगा उनको। आप गिव इट अ शॉट इफ़ यू गाइज लाइक इट। तो सर जैसे पहले की नॉवेल्स या किताबें आती थी, है ना, जैसे अमर चित्रकथा हो गई, है ना, तो आज वर्क करती हैं आज के बच्चों के हिसाब से? आपको लगता है कि वो अगर मैं आज के बच्चों को हम वो चीज़ दे दें तो पढ़ेगा उसको? मतलब देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, बच्चे जो हैं बहुत शौक से चाचा चौधरी, बिल्लू और नागराज। अच्छा, आपके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे? जी हाँ। अच्छा। और टिनटिन और ख़ास करके अमर चित्रकथा बहुत चाव से पढ़ते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी और बात ये किताबें जो है ये टाइमलेस किताबें हैं। आज अगर मैं बात करूँगा, एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राजमौली। हाँ। उन्होंने भारत की जो सबसे प्रचलित फिल्म बनाई और सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनाई, बाहुबली। तो उसके पीछे भी उनका जो एक कहीं कंसेप्ट था, जो आइडिया था, तो वो उनके हिसाब से ऐसी किताबें, माइथोलॉजिकल किताबें और अमर चित्रकथा, इन किताबों को पढ़ के मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल चीज़ है, मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है उनके लाइफ के ऊपर इन किताबों ने। और ये अमर चित्रकथा खास करके ऐसे है कि आपको भारत के 5000 साल का इतिहास अलग अलग किताबों में आपको बता देगी। अरे वाह। तो अगर आप इतिहास में रुचि रखना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और किताब है। और ख़ास करके हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे लाइब्रेरी में ये काफ़ी हद तक हमारे पास ये किताबें हैं। कोई रियल लाइफ स्टोरी है क्या, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट है कि जो कोई बच्चा आपके उससे, मतलब जिसने रीडिंग को इतना सीरियस लेके इसको पढ़ा, तो क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है? वो कुछ चेंजेस देखने को मिले? चेंजेस देखने को मिले आपको? देखिए, इसमें मैं बात करूंगा, मैं अपने जिसमें बहुत चेंजेस आए वो मैं अपने लड़के के बारे में बात करूंगा। जिसका नाम खुशहाल ठाकुर है। खुशहाल ठाकुर। और वो आज BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और साथ साथ में ट्यूशन्स भी लेता है। तो जब तक स्कूल जा रहा था तो मैं देख रहा था कि ये पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन जैसे साइंस है उसमें कभी पास होता था, कभी फेल होता था, तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं था। अच्छा। और ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं इसको अब स्कूल से हटा के अब उसे घर से पढ़ाऊँगा। और मैंने उसे 8 स्टैंडर्ड से स्कूल से हटा दिया। अच्छा। और फिर मैंने उसे जो बुक्स हैं, एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं और नॉलेज बुक्स हैं, तो फिर मैंने वो किताबें उसे दी और उससे कहा कि बेटा आपको जब भी समय मिलेगा, मैंने फोर्स नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था ऐसे खुद से लगना चाहिए कि मैं ये किताबें पढूं। और तब फिर मैंने उसे ये किताबें दी। और संयोग ऐसा रहा कि अगले 2-3 साल तक उसके पास समय भी काफ़ी रहा और उसने ये सारी किताबें पढ़ी, काफ़ी सारे एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली। तो उसके बाद जो है उसने आज ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज वो साइंस के बच्चों को पढ़ाता है और जिन बच्चों को पढ़ाता है उनके 80+ मार्क्स आते हैं। अरे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो पहले पढ़ाई में पिछड़ रहा था, लेकिन 2-3 साल जब उसने लगातार किताबें पढ़ी तो उसकी जो है भाषा और जो विषयों में जो रुचि बनी, तो आज वो उन चैप्टर्स, उन सब्जेक्ट्स का मास्टर बन गया। सर आप भी देहरादून से बिलोंग करते हैं, राइट? नेचर से कैसा लगाव रहा है आपका स्टार्टिंग से? क्योंकि जो देहरादून का है उसका तो नेचर के साथ कुदरती लगाव रहता है। देखिए, मैं मुंबई में 40 साल रहा हूँ और पिछले 13 साल पहले अपने पैतृक निवास स्थान देहरादून आया हूँ, जो कि हमारा परिवार लगभग 150 साल से यहाँ रहता है। और मैं बचपन से यहाँ देहरादून आ रहा हूँ, लगभग 75 से। तो यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये तो अद्भुत है और निराली है। मैंने तो ऐसा शायद ही कहीं देखा है। और जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ इतना प्रदूषण रहता है और केमिकल गैसेस भी होते हैं, तो हमारे लिए तो ये एक तरह से एक स्वर्ग है। तो जैसे आप इतने साल से देहरादून में रह रहे हैं,
तो जैसा हमें अभी पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड देहरादून में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो क्या पहले भी आज से अगर हम 5-10-15 साल पहले बैक जाएँ तो क्या तभी इतने लैंडस्लाइड वगैरह थे हमारे देहरादून में, या अब ज़्यादा हो गए हैं? देखिए, लैंडस्लाइड तो कहीं कहीं हो रहा है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, बट हाँ, डिफॉरेस्टेशन की आप बात करेंगे, यानी कि पेड़ों के कटाव की, तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में देहरादून में हो रहा है, जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है। क्योंकि देहरादून जो है, आप जानते हैं कि पहले ये बासमती लैंड कहा जाता था इसे, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आज हमको बासमती शायद ही कहीं दिखाई देती है। दूसरी बात ये था कि यहाँ चारों तरफ कैनालों का घेरा था, हर तरफ बहुत ही मनमोहक दृश्य और बहुत ही सुहावना मौसम हुआ करता था, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण इन नदियों का और कैनाल का था, बट आज ये कहीं लुप्त होते जा रही है, और जिसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग यानी कि देहरादून में भी टेम्परेचर की बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, ये तो है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, और मुझे लगता है कि देहरादून वासियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इस पर मैंने एक कविता भी लिखी है, जिसमें देहरादून के प्राकृतिक इतिहास के बारे में मैंने इस कविता में बताया है। इसका नाम है बीते हुए दिन, और वो मेरे अपने चैनल, यूट्यूब चैनल राजीव मगन प्रोडक्शंस पर है। मैं सर रोकना चाहूँगा, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सर का एक यूट्यूब चैनल है राजीव मगन प्रोडक्शंस, ठीक है। ये कविताएं लिखते हैं, गाने लिखते हैं, सोशल वर्क के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी गाने लिखे हैं, ठीक है। इनका एक गाना है जो इन्होंने थोड़ा रोमांटिक गाना पहाड़ों के लिए लिखा था, ठीक है, ओ पहाड़ी वुमन, जो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सुन चुके हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो वो एक चेक कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा एक बार ज़रूर चेक करना ओ पहाड़ी वुमन, और बाकी के वर्क भी सर का। सब प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये तो बहुत अद्भुत जगह है, जब हम हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, बहुत ही अद्भुत जगह है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक पर्यटन या सिर्फ अगर हम देखेंगे एक तीर्थ स्थल ही नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है पहाड़ों में, जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और विशेषकर जो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, और जो यहाँ की प्रकृति है, यहाँ का जो मौसम है, जो लगभग साल में 10 से 11 महीने बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, तो ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं एक साधारण आदमी होते हुए यहाँ आकर मैं कविताएँ लिखने लगा, मैं गीत लिखने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो अगर आप यहाँ के जो वातावरण को अगर समझे, उसके साथ थोड़ा समय बिताए, तो ये आप में क्या बदलाव ला सकता है। बट सर, आपको ऐसा फील होता है कि मतलब आजकल के जो नई जनरेशन है, नए बच्चे आ रहे हैं, वो प्रकृति से थोड़ा सा दूर हैं? आपको लगता है ऐसा? आपके पास तो क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं, और है ना। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, और मैं देखता हूँ कि आजकल लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। एक पैटर्न बन चुका है कि हमें पहले 10th करना है, फिर 12th करना है, और उसके बाद नौकरी ढूंढना है। तो इसमें हमें कहीं प्रकृति के लिए बहुत कम समय रहता है। तो आज ज़रूरत है कि स्कूल्स के अंदर प्रकृति के प्रति लगाव के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम हो, जिससे कि लोगों को, और जो विद्यार्थी है खास करके, उनको जिस जगह में वो रहते हैं, और जो देहरादून है खास करके, ये एक बहुत ही विशेष इलाका है, क्योंकि ये गंगा और जमुना के बीच में है। बिल्कुल। और साथ में ये हिमालय के तलहटी पे है। तो इसके बारे में उनको जानकारी हो, और यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ के जो प्राकृतिक जो बातें हैं, इस बारे में बच्चों को अनुभव से पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका प्रावधान होना चाहिए। और क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे साथ के बच्चे हैं, वो एक्टिव हैं वैसे तो नेचर को लेके, और काफ़ी अभी पीछे जब हुआ था काल सिंह के आसपास का पूरा एरिया बोल रहे थे काटने के लिए, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आके आंदोलन करे, रोका उसको। वो चीज़ बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की, जो हमारी जनरेशन है। हम चाहते हैं कि हमसे छोटी जनरेशन है, उनको भी ये चीज़ पास ऑन हो। तो ये मैंने इसलिए पूछा आपसे। तो सर, जैसे अभी नेचर की बात हो रही थी, और जो बच्चे आपके पास आपकी ज्ञानशाला में आते हैं, तो क्या आप उनको बुक्स के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि देहरादून ऐसी जगह है, अगर बच्चों ने यहाँ के नेचर को नहीं समझा, यहाँ के नेचर को नहीं देखा, तो फिर मुझे नहीं लगता उन्होंने क्या देखा जिंदगी में। तो इसका तो मैं लाभ उठाता हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं बच्चों को नेचर वॉक्स पे लेके जाता हूँ। और उन्हें यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो खेत खलिहान हैं, वहाँ पर उन्हें लेके जाता हूँ। और मैं इसके वीडियोस भी अपने जो चैनल है राजीव मगन पे अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ। और मुझे लगता है जो माँ बाप है, उन्हें भी बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए नेचर वॉक्स पे, और जो देहरादून के जो प्राकृतिक स्थान है, वहाँ पे उन्हें ज़रूर लेके जाना चाहिए, और बताना चाहिए कि कितना खूबसूरत है हमारा ये शहर, और इसे बरकरार रखने के लिए भी उन्हें आगे चल के प्रयत्न करना है। जैसे अब अगर हम देखें, डिफॉरेस्टेशन और ये सब चल ही रहा है ना, ठीक है, प्रकृति का नियम है, डेवलपमेंट चेंज होना सब। तो सर, आप क्या सोचते हो, अगर आने वाले 10 साल में सेम चीज़ें डेवलपमेंट चलता रहा, इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन होता रहा, या फिर इसी तरह से पेड़ पटाव कटते रहे, तो क्या आप देखते हो देहरादून को?
देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर देहरादून में जिस तरह से आज कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, अगर वही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें यहाँ पेड़ के बदले में सिर्फ गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी, जो कि एनवायरमेंटल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। तो ज़रूरत है आज इसको बदलने की, और मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। मैंने इस पर कई गीत लिखे हैं और मैं इस पर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रयास से। और मैं तो चाहूँगा कि आगे चल के आज जो प्रदूषण, जिस तरह प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, आगे चल के अगर 10 साल ऐसे चलता रहा तो ये दिल्ली और देहरादून में कोई फ़र्क नहीं होगा। कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा दिल्ली और तो इस बात को सबको जो है नागरिकों को भी समझने की ज़रूरत है चाहिए और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अपने घर को बड़ा रखने से पहले ये भी ध्यान दे कि जो पेड़ है उनके लिए भी पर्याप्त स्थान हो। तो सर, जो आपकी लाइब्रेरी है ज्ञानशाला, तो ये रेगुलर ट्यूशन से मतलब अलग कैसे है? मतलब क्या चीज़ इसको और रेगुलर ट्यूशन से अलग करती है? देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग के लिए बच्चे आते हैं तो सबसे पहले जो वो अपने मनपसंद किताबें पढ़ते हैं। अच्छा। उन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आपको ये पर्टिकुलर किताब पढ़नी है। जो किताब आपको समझ में आती है, आपकी मनपसंद है, आपको वो किताबें पढ़नी है। और साथ साथ में जो है मैं ये ध्यान देता हूँ कि किताबों के साथ साथ उन्हें ग्रुप एक्टिविटीज़ के भी पर्याप्त मौके देता हूँ। अच्छा। जिसमें कि कैरम है, चेस है, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये भी बच्चों की जो बुद्धि के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खास करके मेरे यहाँ पे ये रूल है कि पूरे रूल्स के साथ खेलना है। अच्छा। तो बच्चे जब 2-3 साल, आप समझ सकते हैं कि रूल्स के साथ कोई गेम खेलेंगे तो उनमें ऑटोमेटिकली उनमें डिसिप्लिन क्रिएट होगा। बिल्कुल है। तो सर, जो ये आपका ज्ञानशाला का मॉडल है, तो क्या ये इजीली किसी अदर शहरों में भी रेप्लिकेट हो सकता है क्या? बिल्कुल रेप्लिकेट हो सकता है, और ये घर घर में रेप्लिकेट हो सकता है। ओके। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है घर से ही किताबें पढ़ने की आदत डालें। जो उनका खाली समय है अगर वो मोबाइल पे दे रहे हैं तो वो बहुत ही ख़राब चीज़ होगी, क्योंकि आज इसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। पर सर, कहीं ना कहीं आज डेट में जो बच्चे फ़ोन्स में लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तो सपोर्ट उनको मिल रही है ना, तभी तो फ़ोन देख रहे हैं, चला रहे हैं, वो फ़ोन में घुसे रहते हैं। पेरेंट्स कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं ना उनको, तो इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? यहीं पे पेरेंट्स को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ये देखना होगा कि समय रहते रहते वे सब मनोरंजन में अपने बच्चों को डालें, अन्यथा वो मोबाइल या कोई और चीज़ों में फंस जाएंगे तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो है। तो बेटर है कि समय रहते रहते अपने घर पे वो एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए, और लाइब्रेरी बनाना बहुत ही आसान है। ये 10,000 रुपये से भी शुरू हो सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसके साथ साथ में लाइब्रेरी के साथ साथ में उनकी मनपसंद किताबें उन्हें स्टोर पर लेके जाए, वहाँ से उनके लिए किताबें लाएं, और अब आसपास में कुछ बच्चे हैं उन्हें अपने घर में बुलाएं और उनके साथ अपने बच्चों को कैरम, चेस और ब्लॉक गेम्स ये ज़रूर खिलाएं। मतलब इंडल्ज करें एक्टिविटी में। हाँ, ताकि क्या है, बच्चों का जो माइंड है वो क्रिएटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाए और इन चीज़ों पे उनका ज़्यादा अटेंशन रहे बनिस्बत मोबाइल के। पर सर, हमें आज की डेट में ये देखने को मिल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वही अपने छोटे छोटे बच्चों को मतलब उनकी रील्स बनाने में लगे रहते हैं, उनको कंटेंट क्रिएटर बनाने में लगे रहते हैं। एक्चुअली आजकल क्या हो गया ना, तो ये भी तो सीन हो गया है आजकल क्या हो गया ना, हर दूसरा पेरेंट ना मतलब कंटेंट क्रिएशन, एक मैं बताता हूँ वो क्या रहा है, 30-32 साल की उम्र में पेरेंट्स आ रहे हैं अब, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले के पेरेंट्स के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब जो अपने सपने कर नहीं पाए बुरे, है ना, तो बच्चों को मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, बेसिकली यही हो रहा है। ठीक है, मतलब खुद नहीं बना पाए रील्स वगैरह, तो उनका बच्चा है छोटा हो तो वो उसकी बना के डाल रहे हैं। हाँ, वही है। तो मेरा तो यही टेक है, देखो पेरेंट्स को, है ना, बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखो, एटलीस्ट सर्टेन एज तक, है ना, मतलब 5-6 साल की उम्र तक तो बिल्कुल ही दूर रखो। ठीक है, क्योंकि उससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो होती है मायोपिया, कि बच्चों की आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जाएगी। वो जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे बहुत जल्दी मतलब वीक हो जाएगी। तो एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप हेल्थ का ही ध्यान रख के थोड़ा सा, है ना, कम करो ये सब करना चीज़ें अच्छी हैं, हम भी कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट, बट एक सर्टेन एज के बाद, है ना। बाकी सर, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है ज्ञानशाला को लेके? क्या सोचते हैं अभी, कैसे आगे ग्रो करना है, क्या करना है? देखिए, लॉन्ग टर्म विजन यही है कि मैं चाहूँगा कि ऐसी जो लाइब्रेरी है, मोहल्ला लाइब्रेरी है, ये हमारे सबसे पहले उत्तराखंड में गांव-गांव में ये पहुँचे। क्योंकि एक समस्या है, पढ़ाई की भी दिक्कत है। गांव-गांव में पढ़ाई की वो सुविधा नहीं है, लोगों को छोड़ के आना पड़ता है शहर की तरफ। तो बहुत सही है। तो मुझे लगता है आज जो है सारी किताबें मौजूद हैं, आपको तो सिर्फ इकट्ठा करके उन लाइब्रेरी में उसे रखना है, और साथ साथ में बच्चों में एक रीडिंग हैबिट की निर्माण करनी है। तो सर, आपकी कोई फेवरेट बुक कौन सी है? देखिए, बचपन में तो मेरी फेवरेट बुक चाचा चौधरी थी। वो तो हम सभी की रही है, जो पुराने बंदे उन सभी की रही है चाचा चौधरी तो। और आजकल मुझे हिस्ट्री की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है। आपके हिसाब से एक इंडियन बुक
जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए? देखिए, वैसे तो हर बुक पढ़नी चाहिए बच्चों को, लेकिन जो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बेरोज़गारी समाधान पे किताब लिखी है, जिसका नाम है क्या भारत में बेरोज़गारी की समस्या है सीखने की, तो मुझे लगता है कि ये किताब भी ज़रूर एक बार हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। आप तो समझते हैं कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी समस्या है, तो मैं चाहूँगा कि हर विद्यार्थी पहले इस किताब को पढ़े। आज के टाइम में वैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर। तो इसके कई कारण हैं जो भी मैंने अपनी किताब में बताए हैं। कहाँ पे अवेलेबल ये है? अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी जो किताब है। किताब का नाम नाम से है? सर? इसका नाम है क्या भारत में बेरोज़गारी की समस्या है या सीखने की। अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे अवेलेबल तो है। गाइस जिसको भी ये बुक लेनी हो, ये परचेज करना चाहे, वो अमेजोन से परचेज कर सकता है। अगर आपको किसी एक बच्चे को, ठीक है, कोई बुक गिफ्ट करनी हो, है ना, उत्तराखंड में या कहीं पे भी, तो आप कौन सी बुक उसको गिफ्ट करना चाहेंगे? मैं उसे कॉमिक्स ही देना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कॉमिक्स से जो बच्चे हैं किताबों में, उससे उनकी रुचि बढ़ती है। तो अमर चित्रकथा है और टिंटिन है, टिंकल है, तो मैं ऐसी कोई भी अच्छी किताब है उस बच्चे को देना चाहूँगा जिससे कि उसमें रीडिंग हैबिट्स कल्टिवेट हो। ओके। बचपन में मेरे को भी कॉमिक्स का बहुत शौक था। मैं कॉमिक्स परचेज किया करता था पीछे से, और 12 रुपए की आती थी कॉमिक्स परचेज किया करता था और पढ़ता था उसको। मतलब मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था कॉमिक्स पढ़ने का, बट अब टाइम देखो बता अभी कहाँ है। तो सर ज्ञानशाला के बारे में एक लाइन में कुछ आप डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, ज्ञानशाला स्वस्थ मनोरंजन का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद किताब पढ़ते हैं और साथ में ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं। तो क्या इसमें कुछ एज लिमिट है कि इस एज वाला बंदा ही आपकी ज्ञानशाला में आ सकता है या कोई भी आ सकता है? नहीं, 5 ईयर्स से ऊपर जो भी बच्चे हैं वो हमारे सेंटर पे आते हैं। 40-50 ईयर्स वाले अंकल भैया लोग भी आ सकते हैं क्या? उनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी है, तो Okay. वो अपनी मनपसंद किताब मेरे लाइब्रेरी से लेके जाते हैं। ओके। तो सर अभी नेचर वेचर की हम बात कर रहे थे, तो देहरादून में भी तो आप घूमते ही हो, है ना? आप तो घूमे ही हो, तो आपका कोई फेवरेट स्पॉट रहा है देहरादून में? देहरादून तो मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड है, हाँ। और देहरादून का हर एक इलाका मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और मेरा फेवरेट है। चाहे आप बोलेंगे यहाँ का जो खलंगा है वहाँ पर, उसके बाद झांसोंग नदी है जो ब्रिज है, और खिमाड़ी जो आपका फॉरेस्ट एरिया है। खिमाड़ी। बट आज के टाइम में वो जो खिमाड़ी जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया का, अभी वो एक तरह से अगर कहूँ मैं तो कपल स्पॉट ज़्यादा बन गया है कंपैरिजन में वैसे फॉरेस्ट के। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो है आसन लेक। आसन लेक, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। अच्छा। और आपको बहुत अच्छा एक बोटिंग के लिए भी अच्छी जगह है। अच्छा। तो सर नियर बाय में कोई आपका फेवरेट स्पॉट नहीं है? मतलब दूर दूर तो काफ़ी है, मतलब अपने देहरादून में नहीं है कोई? मुझे तो सबसे अच्छा खलंगा ही लगता है, खलंगा, क्योंकि उससे हमारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है देहरादून की। जी। तो काफ़ी बार मैं वहाँ जाता भी हूँ जब गोरखाओं का वहाँ मेला लगता है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर जो पानी भी है वो प्राकृतिक धाराओं का पानी है। हाँ। अच्छा। तो जो वो पानी है वहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ जो आज वो पानी पी के आज 80 से 90 साल बड़े मज़े से जी रहे हैं। अरे वाह, अरे भाई ये तो Natural। जड़ी और बूटी का वहाँ काम पे- कर रहा है, पानी जड़ी बूटी का काम वहाँ कर पे रहा है। आप सवेरे 5 बजे से देखेंगे कि वहाँ लाइन लगती है पानी भरने की। पानी भरने के लिए? क्या बात कर रहे हैं। ये है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे उत्तराखंड में जिनका हम कदर नहीं करते, बट जो है जो जानते हैं, जो जागरूक हैं, वो लोग उसके बारे में बराबर जानकारी रखते हैं और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। सर एक्चुअली क्या है ना, जो मुफ्त में मिलता है ना उसकी कोई कदर नहीं करता। सर हमने आपसे काफ़ी सारी बातें कर ली, नेचर के ऊपर, बुक्स के ऊपर, है ना, ज्ञानशाला के ऊपर, जो आपकी खुद की लाइब्रेरी है। बट बहुत से व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट में हैं, जो नहीं आ सकते, है ना, तो उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कोई 3 टिप्स आप दे सकते हैं ताकि बच्चों में वो रीडिंग हैबिट मतलब करवा सकें? देखिए, इसका तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। हमें बच्चों को एक समय बनाना है एक दिन में लगभग आधा से पौना घंटा, जिसमें बच्चे अपनी मनपसंद किताबें पढ़ें। हमें उनकी मनपसंद किताब उन्हें लाकर देनी है। उसके लिए बुक स्टोर जा सकते हैं या आसपास कोई लाइब्रेरी है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से उसकी किताबें हमें देनी है, और अगर हो सके तो उसे साथ साथ में कुछ एक्टिविटीज़ भी देनी है, जैसे कि ब्लॉक गेम्स हैं या चेस है या कैरम है। इसके लिए आसपास के लड़कों को बुला के एक ग्रुप एक्टिविटी करवाया जाए, और आप देखेंगे कि इसमें बच्चे के माइंडसेट में, उसकी जो मानसिकता में बहुत सुधार होगा। और बच्चा जहाँ मोबाइल के पीछे आज लोग दीवाने हो रहे हैं, तो उसको छोड़ के वो धीरे धीरे किताबें पढ़ने में रुचि लेगा, और जिससे उसकी पढ़ाई में ही सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। बट सर आजकल देखने को मिलता है जो फ्री टाइम होता है पेरेंट्स का भी, तो वो भी अपने फ्री टाइम में ये एक्टिविटी करने के बजाय या बुक रीड करने के बजाय रील्स स्क्रॉल करने में ज़्यादा दिखते हैं। मतलब रील्स स्क्रॉल करना, फ़नी रील्स में लगे रहना, मतलब बेसिकली वही फ़ोन में घुसे रहना।
तो बच्चे के ऊपर भी तो वही इफेक्ट आएगा ना फिर। आज का जो माहौल है इसके प्रति माँ बाप को भी बहुत चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार वो अगर बच्चा ज़्यादा मोबाइल गेम खेलेगा तो उसके जो दुष्परिणाम है आज रोज़ हम पढ़ते ही हैं कि आज बच्चे कितने वायलेंट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे भी बच्चों के लिए माँ बाप भी थोड़ा सेक्रीफाइस करें और लगभग आधा से पौना घंटा उनके लिए निकालें रोज़, जिसमें कि उनके साथ गेम्स खेलें, उनके साथ बुक्स पढ़ें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा जो है आप माँ बाप का कहना मानने लगेगा और उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो सर कोई स्पेशल मैसेज हमारे देहरादून के बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए तो कुछ देना चाहेंगे आप हमें? बिल्कुल, मेरा देहरादून में जो पेरेंट्स हैं और फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये स्पेशल संदेश है कि वो बच्चों में रीडिंग की आदत को इनकलकेट करें, बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकालें और साथ साथ में जहाँ मौका मिले बच्चों को प्रकृति के बारे में बताएं और पेड़ लगाएं और देहरादून को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा कि लोग इस मैसेज को समझें, है ना, क्योंकि हम खुद मेरा तो यही मानना है कि आप नेचर बचाओ, है ना, पेड़ लगाओ और ये सब करो। बुक्स हमारी जो इमेजिनेशन होते हैं ना उसको शेप करती है, और नेचर जो है हमारी सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमारा अक्स है, हमारे जीवन का अक्स है ये, है ना। तो ये दो चीज़ें इंसान को अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि इन दो चीज़ों पे ध्यान दो, है ना। और बाकी तो जीवन है, चली जाएगा, हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद आएगा। तो जो हमारे बाद आना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छा जीवन वो भी बिताएं, अच्छी दुनिया में रहें, अच्छी प्रकृति के बीच में रहें। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर देना, लाइक्स कर देना, कमेंट करना जो सर ने स्पॉट्स बताए हैं, उनके फेवरेट स्पॉट उन्होंने बताए हैं वो कहाँ पे हैं, और अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हो, अगर आप उस जगह घूमने गए हो तो भी आप हमें अपनी स्टोरी कमेंट्स में बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। करो यार, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करो।